नमस्कार दोस्तों, 2 से ढाई महीने बाद यूपी में चुनाव है। चुनाव की तैयारियां, चुनाव को लेकर नारे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, हर रोज नेताओं की तरफ से रैलियां और रैलियों के जवाब में रैलियां। आज जैसे लखनऊ में रैली हुई, निषाद रैली बीजेपी की तरफ से, गृह मंत्री खुद मौजूद थे, मुख्यमंत्री तो थे ही। रायबरेली में अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री ने मेयरों को संबोधित किया। इन सब के बीच तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, और मैं इस वक्त हूं लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी का नाम हाल के दिनों में आप सबके जहन में जरूर पहुंचा होगा। वजह लखीमपुर खीरी कांड, वो हिंसा, गाड़ियों का वो काफिला जिसने 4 किसानों को और एक पत्रकार को कुचल दिया। और उस कांड के विलन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा, जो 2 महीने से ज्यादा वक्त से सलाखों के पीछे है। तो लखीमपुर खीरी में क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? लखीमपुर खीरी जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 8 सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। अगर 2017 के चुनाव से पहले देखें, 2012 में, तो 8 सीटों में से 4 पर सपा, 2 पर बसपा, 1 पर बीजेपी थी। लेकिन 17 में तस्वीर बदली, सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा। लखीमपुर के सांसद हैं अजय मिश्र टेनी, जिन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक में बवाल है। तो इसी से कई सवाल हैं, क्या होगा लखीमपुर खीरी की 8 सीटों पर? और अजय मिश्र टेनी अगर तमाम आरोपों के बाद यूं ही कुर्सी पर बने रहते हैं तो क्या उसका भी कोई असर होगा, या उनके इस्तीफे से क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्या जाति समीकरण इस बार लखीमपुर खीरी में फिट बैठ सकता है किसी भी दल के लिए, चाहे सपा के लिए, चाहे बीजेपी के लिए? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लखीमपुर खीरी में आसपास जो दिख रहे हैं ये सभी स्थानीय पत्रकार हैं। और एक सिलसिला मैंने शुरू किया है कि जिस भी इलाके में जाऊं उस इलाके के स्थानीय पत्रकारों से बात करूं, क्योंकि हम सब लोग, कोई दिल्ली से, कोई लखनऊ से, बाहर से आता है, एक दिन उस शहर को घूमता है, समझता है, वो अधूरी समझ होती है, उससे अंदाज़ा नहीं लगता है। वो लोग जो उसी शहर में वर्षों से रहते हैं, किसी अखबार या चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें शायद उस शहर के बारे में, लोगों के बारे में, मुद्दों के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। इसलिए मैंने सिलसिला शुरू किया, स्थानीय पत्रकारों से बात करें, जरा समझें और आपको भी समझाएं इनके जरिए। तो इनका परिचय कराते हैं और उसके बाद एक एक करके बात करते हैं। शुरू सबसे सीनियर आप हैं, मेरे बगल में बैठे हैं। तो मैं नंद कुमार मिश्र। हाँ, आप अखबार के साथ जुड़े हैं 30-35 साल से? यस, अखबार से जुड़ा हूँ 40 साल से, प्रिंट मीडिया से। प्रिंट में आप? मैं अखबार से भी जुड़ा रहा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ा, इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ। आप? सर मैं शारिक हूँ और न्यूज़ चैनल के लिए यहाँ पे भारत समाचार के लिए काम करता हूँ। मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ पिछले कई सालों से। मैं 10 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हूँ। अब NDTV में रिपोर्टर हूँ, प्रतीक श्रीवास्तव। अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़ से जुड़ा हुआ हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। मैं राजीव दीक्षित हूँ, राष्ट्रीय पे दैनिक अखबार निकालता हूँ और मैं कम से कम 20 साल से जुड़ा हूँ। जनसत्ता में भी जुड़ा रहा हूँ, राष्ट्रीय सहारा जुड़ा रहा हूँ, कई अखबारों से जुड़ा रहा हूँ। तो इन सब का परिचय आपने सुन लिया। अब जरा हम आकलन पर भी बात करेंगे और जो मुद्दे मैंने बताया उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले वरिष्ठता क्रम में मेरे बगल में जो बैठे हैं सबसे वरिष्ठ यही है। तो 2 सवाल है, हम 2 सवाल को 2 हिस्से में बांटते हैं। पहला सवाल कि अजय मिश्रा टेनी क्या लखीमपुर की सीटों पर इतना प्रभावी है कि उसको बीजेपी नहीं हटा पा रही है, या बीजेपी की वो मजबूरी है, या लखीमपुर खीरी में वो कोई मुद्दा बन जाएंगे अगर उन्हें नहीं हटाया जाएगा? तो पहले टेनी पर, फिर मैं आप लोगों की ओपिनियन जानूंगा लखीमपुर की बाकी सीटों पर। अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग हो रही थी, न हटाने का एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि ये 3 अक्टूबर की घटना जहां पूरे देश में चर्चा का विषय है, क्योंकि इस जिले की है, तो ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है और इसका असर चुनाव पर सीधा पड़ेगा। चुनाव पर पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और जो तिकोनिया में 3 अक्टूबर को घटना हुई थी उससे बड़ा एक डेंट लगा है बीजेपी को। जो काफ़ी कुछ किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा था उसको लेकर काफ़ी मैनेजमेंट और जो जिस तरीके से उनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर और बड़े मंत्रियों तक के बड़े बड़े बयान जिस तरीके से आए, तो वो कहीं ना कहीं लगता था कि वो एक
पूरी तरीके से प्रहार कर रहे हैं, किसानों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और ऐसा ही कुछ इस मामले में भी लग रहा है कि उनको अभी तक जैसे हटाया नहीं जा रहा है, विपक्ष भी दबाव दे, संसद में भी बवाल चल रहा है और सड़क पे भी बवाल चल रहा है, विपक्षी दल भी मांग कर रहे हैं लगातार। तो कहीं न कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को आपने तो बहुत अच्छी तरीके से कवरेज किया और लगातार आप वहाँ जाते रहे, तो बीजेपी एक साल तक देखती रही, सरकार एक साल तक देखती रही कि कैसे किसानों को बैक फुट पे हटाया जाए। उनको तरह तरह के प्रयास भी किए गए उनको बदनाम करने के, और क्या क्या नहीं कहा गया। तो ये लेकिन अंततोगत्वा जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। किसानों की जो एक डेडिकेशन थी, एक जो सच्चाई थी, वो कहीं ना कहीं। मैं टेनी पर आना चाहूँगा क्योंकि उस पर हम लोग 5-6 दिन से बहुत बात कर चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है, जिस तरीके से बीजेपी ने एक साल, आपने देखा होगा कि एक साल इंतज़ार किया और हटाने का, जब तक पूरी तरीके से उनको नहीं लगा कि मेरा राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद ही बहुत ही सोच समझ के और अचानक लिया गया फैसला था किसान आंदोलन को वापस करना। वैसा ही मुझे लग रहा है कुछ इस मामले में भी होने वाला है। ये बात आपने कही, समझ में आया। उसका विश्लेषण ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसी के दबाव में या किसी के कहने से कोई फैसला नहीं करते। मजबूरी बनी तो किसान आंदोलन में फैसला हुआ और कृषि कानूनों की वापसी हुई। तो अभी शायद उस मजबूरी को वहाँ तक नहीं समझ पाए, या ये अभी ज़रूरी नहीं लग रहा है कि टेनी का इस्तीफ़ा हो, इसलिए अभी अपनी कुर्सी पर कायम है। तो आपको क्या लगता है कि टेनी कोई मुद्दा यहाँ लखीमपुर खीरी के चुनाव में बनेंगे हैं या नहीं, या उनके इस्तीफे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा ये, क्योंकि जब उनके पुत्र की अरेस्टिंग की बात आई या उनसे पूछताछ की बात आई, तो उस बीच एक चीज़ जो देखने को मिली अंदर खाने में, संगठन से अजय मिश्र टेनी की भारतीय जनता पार्टी का जो उनका अपना संगठन है ज़िले में, उससे काफ़ी गैपिंग नज़र आई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुँचा रही हैं और पार्टी के अंदर भी एक अंतर कलह चल रही है इसको लेकर। अब एक बात और हुई है कि आज पत्रकारों ने अजय मिश्र टेनी के मुद्दे पर शायद जिलाधिकारी को कोई ये दिया है, ज्ञापन दिया है, और राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लखीमपुर खीरी के पत्रकारों ने लिखा है। तो ये शारिक बताएंगे कि आज क्या पत्रकारों ने ज्ञापन दिया, और साथ में ये क्या टेनी का इस्तीफा होना या ना होना कोई मुद्दा है या नहीं। बिल्कुल सर, जिस तरह से घटना हुई थी एक पत्रकार साथी के साथ में, वो हम लोगों ने देखा ही था जिस तरह से मिसबिहेव हुआ था। उसके बाद लगातार ज्ञापनों का दौर चल रहा है। यहाँ पर सुबह भाकियों वाले भी आए थे, उसके बाद पत्रकारों की तरफ से उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और प्रेस क्लब ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। तो टेनी की जहाँ तक की बात है, जो मंत्री हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तो उनको लेकर जाहिर सी बात है जिस तरह से माहौल लगातार बन रहा है 3 अक्टूबर के बाद से, वो पूरे तरीके से टेनी जो है एक नुकसान कर रहे हैं भाजपा का, साफ तौर पर, चाहे वो ज़िले की बात हो या प्रदेश स्तर की बात हो। तो घुमा फिरा कर चाहे किसान हो या दूसरी विपक्षी पार्टियां हो, लगातार वो हमलावर भी हैं टेनी के मुद्दे को लेकर, और जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक लगता नहीं ये मामला शांत होने वाला है। अब उसके बाद, चूंकि एक सवाल पहले टेनी वाला अहम है, उसके बाद जरा इन सब की राय भी लेंगे लखीमपुर की 8 सीटों के बारे में कि क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे प्रभावित करेंगे चुनाव को। आपकी राय? सवाल वही कि क्या टेनी का इस्तीफा होना या ना होना कोई मुद्दा नहीं है, या लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए मुद्दा होगा अगर वो कुर्सी पर अब भी कायम रहेंगे एसआईटी की उस रिपोर्ट के बाद, पत्रकारों के साथ बदसलूकी के बाद भी। देखिए, मुद्दा तो बहुत बड़ा रहेगा, चाहे लखीमपुर का हो चाहे पूरे देश का हो। पूरा इधर खिसक जाइए। बट मुद्दा तो टेनी के इस्तीफे का बहुत बड़ा रहेगा, जिससे इस्तीफे को लेकर के कई संगठन एक हैं और विपक्षी पार्टियां भी हंगामा काट रही हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए चुनाव पे बहुत बड़ा भारी असर पड़ेगा इन पे। आपको क्या लगता है दीक्षित जी? देखो, टेनी, माइक ले सकते हो आप। टेनी के खिलाफ विपक्ष तो हमलावर है ही है, लेकिन जब लखीमपुर के पत्रकारों के पास पर जो अभद्रता की जो गाली दी, ये बहुत निंदनीय है। और टेनी भूल गए कि इन्हीं पत्रकारों ने जिनके साथ इन्होंने अभद्रता की थी, जिला पंचायत सदस्य से लेकर आज वो जो गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, इन पत्रकारों की देन है। उनकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। मोदी सरकार को चाहिए इस बुद्धि भ्रष्ट करने वाले इस अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो मोदी सरकार को
भुगतना पड़ेगा। तो ये इन्होंने बात अपनी सख्ती, तलखी और मजबूती से कही। आपकी राय? देखिए, इस्तीफ़ा तो बनता है जिस तरह से उनका आए दिन इस तरह, कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो इस तरह के भाषण भी दिए हैं, कई बार उनके ऑडियोज़ भी आए इस तरह के गाली गलौज करते हुए, जो कि सोशल मीडिया पे कई साल पहले भी वायरल हुए थे। और फिर वही तरीका एक और ऑडियो मैंने देखा, माँ बहन की गालियां जमकर दे रहे हैं। एक जी ऑडियो बिल्कुल, मुझे किसी ने हाँ भेजा। बिल्कुल साफ मतलब तौर पे वो सड़क छाप से भी कोई निम्नतम स्तर की गाली है, वो सारी गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल, कुछ सारा समय प्रभाव, मतलब मुझे लगता है एक वाक्य में 4 गालियां। जी, बिल्कुल। वो एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। हाँ, और ये सारे ऑडियो और वीडियो इस बात की तस्दीक करते हैं कि दरअसल अजय मिश्र टेनी किस प्रवृत्ति के आदमी है। उसमें तो गाली देने का कोई विषय नहीं था। एक कार्यकर्ता ने सड़क, राशन कार्ड जैसी संबंधी समस्याओं को रखा था, तो उस पर उस तरह की टिप्पणी करना, तो वो ऑडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद भी कई बार इस तरह की घटनाएं होती रहीं, उनके कार्यालय पर भी पत्रकार गए, और कल जिस तरह का वाकया हुआ है वो काफ़ी निंदनीय है। इनके इस्तीफे से कुछ काम, बिना इस्तीफे के काम नहीं चलने वाला। आपसे मैंने बात कर ली अभी इस पे। अब एक सवाल ये उठता है और उसके बाद मैं थोड़ी ओपिनियन पे बात करूंगा लखीमपुर खीरी पे। क्या लखीमपुर खीरी के पत्रकारों पर दबाव अजय मिश्र टेनी जैसे, मैं तो माफिया कहूँगा, बाहर से आया हूँ मैं, कुछ भी बोल सकता हूँ, माफिया, गुंडा, बाहुबली, दबंग और पूर्व का हिस्ट्री शीटर रहा शख्स जिस पर कत्ल का आरोप था, और कत्ल के आरोप से कैसे बचा वो पुलिस फाइलों में, पुलिस की डायरी में, अदालत के कागजों में दर्ज है कि कैसे उसने गवाहों को प्रभावित किया, झूठे हलफनामे लिखवाए और अदालत से बरी हुआ। ये और कोई नहीं, आईओ ने ही अपनी केस डायरी में लिखा है। लेकिन वो शख्स आज भी गृह राज्य मंत्री। अब सवाल उठता है, क्या स्थानीय पत्रकारों से उनका यही रवैया रहता है, या अभी मैं चाहता था कि वो भी आए, नवीन अवस्थी, उनको भी इन्वाइट किया था, शायद वो आ जाएंगे, जिनके साथ बदसलूकी की, एक तरह से कॉलर पकड़ने की तरह उन्होंने झपट्टा भी मारा, वो हो सकता है इस प्रोग्राम में कुछ देर में जुड़े। तो ये उनका तरीका हमेशा रहा है, या अभी वो जिस ढंग से घिरे हैं उसके बाद रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा मिसबिहेव करते हैं पत्रकारों से अच्छे से मिलते थे, और कभी इस तरीके का नहीं हो। लेकिन ये जो पूरा वाक़या हुआ है 3 अक्टूबर के बाद से, इसमें कहीं ना कहीं उनका, चूँकि उनका सगा बेटा फंसा हुआ है और लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, तो वो जब, पहली बात तो देखिए, हमारा मानना है कि जब आप किसी ओहदे पे होते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अजय मिश्र टेनी पहली बार जब गृह राज्य मंत्री बने थे, उसके बाद लखीमपुर आए थे, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। मैंने किसान आंदोलन उस समय चल रहा था, चरम पे था, और शायद 4-5 महीने हो चुके थे, तो मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने 2 टूक उस पर यह कहा कि वो वहाँ तो देशद्रोही बैठे हुए हैं। तो मैं अंदर से शॉक्ड हो गया कि एक गृह राज्य मंत्री इस तरीके की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है। वहाँ किसान बैठे हुए हैं, आप कार्यकर्ता हैं, आप छोटे नहीं, आप छोटे कार्यकर्ता हो सकते हैं, तो आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, भाई प्रधानमंत्री जी ने कभी भी, देखिए, किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा, और उनके नीचे के कैडर ने भले ही उनको तरह तरह के नवाजा हो, तरह तरह आतंकवादी कहा हो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और वो जो भी हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें थी। तो ऐसा कोई हमेशा उनका व्यवहार ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी जो है, ये घटना के बाद कहीं ना कहीं उनके जो कल वो वाली घटना हुई है ओयल में, ट्रामा सेंटर में जो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे और पत्रकारों से जिस तरीके से मिसबिहेव किया है, तो वो कहीं ना कहीं उनके झुंझलाहट को दिखाती है, और एक कहीं उनके ऊपर जिस तरीके के दबाव हैं, और अपने गृह जनपद में भी, मतलब एक होता है ना कि जब एक बड़े औरे का आदमी हो और इतने बड़े देश का, हिंदुस्तान का गृह राज्य मंत्री, एक बहुत बड़ा पद होता है, और वो अपने ही ज़िले में आए, तो वो पत्रकारों को, वैसे भी आजकल बहुत छोटे और पत्रकार बहुत सीमित संसाधनों में काम करते हैं। हम लोग बहुत चुनौतियों में सवाल पूछते हैं। हम इतने बड़े मंत्री से सवाल पूछने के लिए जिगरा भी होना चाहिए, और हम लोग बड़ा ही हिम्मत करके वो सवाल पूछ पाते हैं। तो लेकिन जो एक मानसिकता जो नेताओं ने बना रखी है कि पत्रकार क्या होता है, कुछ नहीं होता है, उसको ख़रीदा जा सकता है उसको, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो होता है, और ये कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ी। लेकिन दीक्षित जी, सवाल ये उठता है कि जो अजय मिश्र टेनी का अतीत है,
जिसमें हिस्ट्री शीट भी खुली थी उनके नाम की 90 के दशक में। हत्या का बार बार जिक्र मैं भी कर रहा हूँ। और जो उनके बारे में आईओ ने उस केस में लिखा, तस्करी के आरोप, ज़मीन कब्जे के आरोप या लोगों को डराने धमकाने के आरोप, इन तमाम आरोपों के बाद इतने बड़े नेता बने। आप लोग इतने साल से देख रहे हैं, जिला पंचायत से लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक 12 साल का सफ़र बहुत तेज़ी से उठा, 2009 से लेकर 2021 तक। तो क्या खास बात है टेनी में कि इलाके से वो जीतते भी रहे, अच्छे खासी मार्जिन से 2 बार सांसद बन गए, दूसरी बार ज़्यादा मार्जिन से जीत गए? ये सांसद ये बने हैं, ये तो मोदी लहर है, ये मोदी की लहर में सांसद ये बन गए। इनका व्यक्तिगत क्षेत्रीय प्रभाव है लेकिन पूरे ज़िले पे प्रभाव इनका नहीं है। ये मोदी लहर में 2 बार सांसद बन गए। और अगर मोदी जी 2012 में बन गए थे, विधायक बन गए थे, उसमें क्षेत्रीय प्रभाव था, उसमें जो है कि कुछ लोग इनके फेवर में थे तभी बने थे ये। और बाद में जो सांसद बने तो मोदी लहर, मतलब मोदी की लहर में ही बन गए। इनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है। यही आप भी मानते हैं मिश्रा जी, व्यक्तिगत कुछ नहीं है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो 2 पार्लियामेंट्री चुनाव में जीते वो व्यक्ति नहीं जीते, वो प्रधानमंत्री का चेहरा जीता। कहा इन लोगों ने कहा भी कई जगह कि मोदी को वोट दिया गया है और अप्रत्याशित रिजल्ट है। कोई उम्मीद नहीं करता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीतेगी, वो जीते। जहाँ तक बात निघासन से विधायक बनने की है, इनका कार्य क्षेत्र तिकोनिया रहा है जो निघासन के पास है और वहाँ के क्षेत्र से इनके संबंध हैं और इस कारण ये वहाँ जीते। लेकिन जहाँ तक मीडिया से सवाल है, मैं बताऊं कि 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है और 5 साल अपने उत्तर प्रदेश सरकार के होने के हैं। एक भी एमएलए, एक भी एमपी ने कभी भी लखीमपुर में एक फुल फ्लेश्ड प्रेस वार्ता नहीं बुलाई। मीडिया से सारे लोग कन्नी काटते रहे। इसके पीछे क्या राज है मैं नहीं समझ पाया। जिस तरह से अन्य राजनीतिक दल के नेता हर बात पर मीडिया को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, कोई बड़ा पदाधिकारी आता है तो मीडिया को बुलाते हैं, लेकिन इनके यहाँ इसका सर्वथा अभाव रहा। ये मीडिया से पूरी तरह दूर रहे। पत्रकार मिले जरूर जो जाकर मिले, लेकिन इन्होंने कभी भी मीडिया को बुलाना उचित नहीं समझता। और ये इस समय संस्कृति बन गई है सरकार की कि कोई आता है, रेड कारपेट वेलकम होता है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और उनके प्रेस नोट जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन मीडिया को तरजीह नहीं दी जाती है। तो ये कहना कि ये कोई पहली बार ऐसा हुआ है, हाँ इतना ज़रूर है कि इनका अटैक हो गया, इन्होंने अब शब्दों का प्रयोग कर लिया। लेकिन मीडिया से कन्नी केवल यही नहीं, मैं लखीमपुर खीरी के सभी 8 विधायक और दोनों सांसद, एक सांसद यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो गृह राज्य मंत्री से कम नहीं हैं, और सत्तारूढ़ दल की बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष के बाद उनका नंबर है, रेखा अरुण वर्मा। उन्होंने भी कभी आज तक लखीमपुर मुख्यालय पर या पूरे जिले में कहीं भी फुल फ्लेश्ड प्रेस वार्ता नहीं की। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मतलब क्या है कि चौथा स्तंभ आपके कार्यालय में जाए, आपके घर में जाए, आपके कार्यक्रम में आपसे बात करे। आप अगर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं, आप अगर ट्रामा सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं, आप अगर मदर चाइल्ड अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं, आप जिले में विकास कार्य कर रहे हैं, तो बुलाइए एक दिन, पत्रकारों से बात करिए, पत्रकारों को एक कप चाय पिलाइए, पत्रकारों को सम्मान दीजिए। ऐसा यहाँ सर्वथा अभाव रहा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैंने भी एक लंबे अरसे से, करीब 40 साल से पत्रकारिता में देखा है कि जो मान सम्मान सांसद विधायक देते रहे हैं, आज की जो संस्कृति हो गई है, इसका कारण कुछ भी हो कि वो मान सम्मान में अभाव आया है। इसी की परिणति हुई है जो उस दिन पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है। इसको बाद में गंभीर बात हो गई, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि हम जो कर रहे हैं कोई बड़ी बात है। ये तो होता ही रहता है। हालांकि देखिए, जिस ढंग से अजय मिश्र टेनी ने किया, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर नेता ये करता है, लेकिन वो एक प्रवृत्ति है। मैं इसलिए प्रवृत्ति कहूँगा जिसका जिक्र इन्होंने वायरल ऑडियो का किया। वो वायरल ऑडियो मैंने सुना है। उस वायरल ऑडियो के 40 सेकेंड को भी आपको सुनाया नहीं जा सकता है, 2 या 3 मिनट का है, क्योंकि 3 मिनट में 20 या 30 गालियाँ हैं, गाली से शुरू, गाली से ख़त्म। तो जो आदमी ऐसे किसी से बात कर रहा हो, वो कार्यकर्ता था आपने बताया, शायद ऐसे बात कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि वो आदमी किस फितरत का आदमी है। तो उसका अतीत, उसका रवैया, उसका तरीका, और ये अकेला टेनी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग बिहार की राजनीति में, यूपी की राजनीति में, अलग राज्यों की राजनीति में रहे। अब आते हैं वापस लखीमपुर खीरी में
लखीमपुर खीरी जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और अगर 2017 से पहले चले जाएं 2012 में, तो 8 में से 4 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीएसपी, 1 पर बीजेपी थी। लेकिन 17 में ऐसा माहौल बना, क्योंकि माहौल 14 से बनना शुरू हुआ था मोदी के उदय से, कि सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा। तो सवाल ये उठता है कि इस बार लखीमपुर खीरी की जनता किस तरह से रिएक्ट करेगी। जो वोटिंग होनी है अभी से 2 या 2.25 महीने के बाद, उस वोटिंग में लखीमपुर खीरी की जनता क्या सोचकर वोट करेगी, उनके लिए क्या मुद्दे होंगे, और ये जो चक्री घूमी विजय की चक्री लखीमपुर खीरी की 8 सीटों पर, क्या वो चक्री वैसे ही घूमेगी या कुछ बदलाव होगा। चूंकि आपने आखिरी में बहुत बात की, इसलिए शुरू में वहाँ से करता हूँ। क्या लगता है दीक्षित जी आपको? अब मैं थोड़ा खुल के चाहता हूँ, आप खुल के बोलिए। आप पत्रकार हैं, स्थानीय हैं, मैं बाहर से आया हूँ, 2 दिन में कुछ नहीं समझ पाऊंगा, आप यहीं सालों साल से। आप बताइए कि 8 सीटों में आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार फेरबदल हो सकता है लखीमपुर खीरी की जिले की सीटों में? लखीमपुर खीरी में इस समय बीजेपी के खिलाफ बहुत तगड़ा माहौल है। और मेरी जो इस समय नज़दीक रखिए। हाँ, जो माहौल है इसके हिसाब से ये लगता है कि कम से कम इनको 1-2 सीटें मिलेंगी, बाकी सीटें मिलना मुश्किल है, क्योंकि इनके विधायकों ने काम नहीं किया है। इनके मतलब बताइए ना, इनको उनको नहीं समझ में आएगा। मतलब बीजेपी के विधायकों ने हाँ, काम बढ़िया नहीं किया है, जनता परेशान इनसे। हाँ, और ये किसान आंदोलन को लेकर के काफ़ी माहौल ख़राब है। हाँ। इसलिए जो आज का माहौल है, इसमें इनको बीजेपी को 1-2 सीटें से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं लखीमपुर खीरी की 8 में से इस बार बीजेपी को 1 या 2 सीटों से ज़्यादा नहीं इस समय माहौल जो है, तो और जो बाकी बचेगी सीट, मान लो 6 या 7 या 5, वो किसको मिलेगी? वो विपक्ष को मिल सकती है। विपक्ष मतलब सपा है, कांग्रेस है, ये मिल सकती है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि नहीं, कांग्रेस तो पहले जिंदा तो हो ही गई है। अच्छा, पहले कांग्रेस तो यहाँ की कार्यालय में कोई आता ही नहीं था, अब तो कांग्रेस कार्यालय में भीड़ लगी हुई रहती है। जिंदा होना एक डिफरेंट चीज़ है, भीड़ तो 2017 में भी थी। नहीं, अगर कांग्रेस ने अगर अच्छे प्रत्याशी का चयन किया तो सीट निकल सकती है, 1 सीट तो निकल ही सकती है। लेकिन उसमें ज़्यादा फिर अगर मुकाबला है लखीमपुर खीरी की 8 सीटों पर, तो किन 2 पार्टियों में? बीजेपी और सपा में रहेगी। चलिए ठीक है, अब एक एक करके संक्षिप्त बात करते हैं आपसे, क्योंकि आप बगल में हैं। 8 सीटें लखीमपुर खीरी की, 8 बीजेपी की। अब इस बार आपको क्या दिखता है? थोड़ा खुल के बोलिए अपनी। 17 के मुकाबले परिदृश्य बहुत बदला है, और इस बार तमाम सारे मुद्दे हैं। किसान आंदोलन का मुद्दा है, 3 अक्टूबर की हिंसा जो लखीमपुर में हुई उसका मुद्दा है, भीषण महंगाई, 100 रुपये के ऊपर तेल चला गया। जब चुनाव हारे तो उसको घटा दिया, अब नहीं बढ़ रहा। अब 96 रुपया 15 दिन से चल रहा। क्यों चल रहा भाई? तब तो रोज बढ़ता था। ये साफ बात है कि चुनाव के कारण ऐसा हुआ है। और जहां चुनाव संपन्न हुए, कैमरा हुआ है, हाँ। ये 115 चला जाएगा, लोग जानते हैं। टमाटर 100 रुपये बिक गया। एक गरीब आदमी जो LPG इस्तेमाल कर रहा है, 1000 रुपये में सिलेंडर बिक गया। बाद में चेते सब्सिडी दी। तो महंगाई का मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा, बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा, चरम सीमा पर करप्शन, जो भ्रष्टाचार था उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ये सारे मुद्दे, मेरा अपना मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट है। वैसे अभी स्पष्ट कह पाना तो मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि प्रत्याशी तय नहीं है। 3 या 4 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती है, उनकी जगह पर नए चेहरे लाना चाहती है। वो नए चेहरे कौन होंगे इस पर भी कुछ डिपेंड करेगा। कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? कुछ बड़े बड़े नाम आ रहे हैं कांग्रेस में भी, जो लखीमपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें निघासन सीट है, वहाँ से एक बड़े नेता का नाम आ रहा है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी में कौन प्रत्याशी होंगे ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 2022 का चुनाव अच्छा चुनाव नहीं रहेगा, और 8 सीटों में बहुत ज़्यादा 2 या 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएंगी। अब संक्षिप्त में आप कह रहे हैं 2 या 3 सीटें बीजेपी को मिल पाएगी 8 में से लखीमपुर खीरी में, तो बाकी किसको कौन टक्कर? संक्षिप्त अभी तक जो है, हाँ, वो सपा और भाजपा में सीधी टक्कर है। हाँ। तो जो भाजपा को मिलेंगी बाकी सपा को मिलेंगी, और किसी को नहीं। चलिए, तो इनकी एक राय आई। बाकी हमारे साथ 4 और 5 लोग और हैं। आपको बता दें जो सीटें हैं, पलिया, निघासन, गोला, कस्ता ना, लखीमपुर खीरी, मोहम्मदी, श्रीनगर। तो अब आप मेरे बगल में हैं, आपके हिसाब से आपका आकलन, आपकी ओपिनियन, आपकी
आपकी राय कि 8 सीटों में से किसका पलड़ा भारी, किसको ज़्यादा सीटें मिलती दिख रही है? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शहरी क्षेत्र में भी नाराज़गी है। जो महंगाई का मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार। और लखीमपुर में जो ये तराई की पूरी बेल्ट है, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी यहाँ की जो है केन आधारित है, गन्ने पे आधारित है। चीनी मिलें 9 चीनी मिलें हैं, यूपी की सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं। और पूरा पिछली बार जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, यहीं पड़ोस में GIC ग्राउंड है, तो उन्होंने 14 दिन में भुगतान की बात करी थी। अभी कल एक चीनी मिल हमारी शुरू हो पाई है दिसंबर, आज 17 तारीख हो गई है, 16 तारीख को। जो नवंबर में और अक्टूबर लास्ट में शुरू हो जाती थी चीनी मिलें, वो किसानों ने बंद कर रखी थी। 3 बजाज की चीनी मिलें, 650-700 करोड़ रुपया बकाया था उन किसानों का, 3 चीनी मिलों का। पिछले सत्र का नहीं अभी तक भुगतान हुआ। आप समझ सकते हैं कि उस किसान की हालत क्या होगी, उस परिवार की हालत क्या होगी। किसान हम लोग से मिलते हैं, हम लोग फील्ड के आदमी हैं, तो जो किसान मिलते हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत दर्द है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो इस बार है, बीजेपी शायद उसको अभी भी नहीं भांप पा रही है, वो है छुट्टा जानवरों का मुद्दा। वो आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी किसान आंदोलन को शायद मैं तो कहूँगा नहीं भांप पाई कि वो कितना गंभीर और किस तरीके का आंदोलन था, उसको शायद हल्के में बीजेपी के लोग और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने लिया। हालांकि बाद में उनको झुकना पड़ा या जो भी हुआ। तो उसी तरीके के ये मुद्दे जो हैं, गन्ना किसानों का मुद्दा, गन्ना किसानों में बड़ी नाराज़गी है। कुछ चीनी मिलों ने पेमेंट किया है, ये निश्चित तौर पे अच्छी बात है। कुछ चीनी मिलों ने अच्छे पेमेंट किए हैं। गोला के बाहर, चीनी मिल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पलिया में कर रहे हैं। बल्कि पलिया के विधायक क्या नाम है, साहनी जो है, रोमी साहनी का रोते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था, रोते हुए या रोने का नाटक करते हुए मैं कहूँगा, जो सीधे योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे थे कि महाराज जी इनका भुगतान करवा दीजिए, बहुत गरीब और कष्ट में है किसान। ये एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। हाँ। कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक वो रो रहा है। हाँ। सत्ताधारी पार्टी का गोला या अरविंद गिरी यहाँ के गोला के विधायक हैं, वो भी बीजेपी से विधायक हैं। वो DM दफ्तर के सामने जब धान खरीद हो रही थी तो यहाँ मौन व्रत उन्होंने 4 घंटे किया। उसी दौरान ये 3 अक्टूबर के बाद की घटना है, उसी भीड़ में वो उनका अनशन और ये सब चीज़ नहीं मीडिया ने कवर किया। लेकिन पेमेंट को लेकर, गन्ना किसानों के पेमेंट को लेकर और धान खरीद सही हो, इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी का विधायक DM कार्यालय पे मौन व्रत कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि या तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, भाई ऊपर लेवल पे आपकी या तो सुनवाई नहीं हो रही है, या फिर आप क्या जनता में अपना मैसेज देना चाहते हो कि हम जनता के साथ हैं। लेकिन अभी भी जो पलिया में हुआ, खंभार खेड़ा में प्रदर्शन हुआ किसानों का, अभी जैसे जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ दिल्ली में धरना दिए हुए था, वहाँ तो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से धरना दिया, इस बार सिख किसान यहाँ पर कम था। कुर्मी वोटर जो यहाँ पे डिसाइडिंग वोटर है, उसमें ज़्यादा नाराज़गी दिखाई पड़ रही है। तो गोला इलाके का पूरा कुर्मी वोटर वहाँ पर बैठा था। निगासन में भी अच्छी तादाद में लोध वोटर है। जो छोटे तबके के छोटी जातियाँ हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा, तो वो भी नाराज़ हैं। और 2 कोऑपरेटिव की चीनी मिल हैं, उनका भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अब आते हैं उस पर जो सवाल था जहाँ से शुरू हुआ कि आपके हिसाब से फिर 8 सीटें लखीमपुर खीरी की हैं, जिस पर बीजेपी का कब्जा है 2017 से। क्या फेरबदल होता दिखता है? मुद्दे आपने जो गिनाए वो बीजेपी के लिए चिंता वाले मुद्दे। देखिए, चिंता का विषय बीजेपी को इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई का मुद्दा। आप फिर सवाल से बच के आप सैद्धांतिक बात नहीं, मैं सैद्धांतिक आपका पॉइंट नोट कर लिया हमने। अब थोड़ा आकलन बताइए। मेरा कहना है कि लोगों में नाराज़गी है, और वो नाराज़गी वोट तक जाते जाते बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। सीटों का नुकसान तो मुझे लगता है ज़रूर होगा इस बार। 8 सीटें नहीं बनी रहेंगी, मतलब 6-7 मिल सकती है, हो सकता है 50-50 हो जाए। लेकिन बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को। 8 वाली बात आज इस बार नहीं है, क्योंकि आम जनता की जेब में पैसा नहीं है, आम जनता परेशान है, रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं खरीद पा रहा है, अपने शौक़ नहीं पूरे कर पा रहा है। शौक़ की बात तो
दूर है। मतलब जो रोजी रोटी का एक संकट, जो आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है। अब कल देखिए बैंक कर्मचारियों की हड़ताल हुई, इतना बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई है पूरी जगह। हालांकि उसको उस तरीके का मीडिया कवरेज नहीं मिला या जो भी है, लेकिन फिर भी लोगों में फ़िलहाल नाराज़गी है, ग्रामीण जनता में नाराज़गी है, किसानों में नाराज़गी है, और ये किसानों की नाराज़गी बीजेपी को भारी जरूर पड़ेगी। चलिए, तो 50-50 कहा प्रशांत ने। 50-50 का मतलब हुआ कि मान लो 8 सीटें बीजेपी की है तो 4 बीजेपी को, 4 किसी और को। अब छोटा सा 30 सेकंड में कि अगर 50-50 कह रहे हो तो वो कौन, मतलब सामने कौन बीजेपी के? नहीं, समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का कैडर भी यहाँ पर है, लेकिन इस बार जो एक पर्सपेक्टिव बन रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है ज़मीन पे, जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है। लेकिन कोर वोटर पिछली चुनाव में भी छिटक गया था। 2017 के चुनाव में भी बहुत जो दलित वोट है वो बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया था। बीजेपी की जो तमाम योजनाएं हैं, जो राशन वाली योजना, फ्री राशन वाली चल रही है, उसको लेकर के गाँव में एक बड़ा क्रेज़ है लोगों में, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो बीजेपी के जो, मैं संक्षिप्त रोकूंगा क्योंकि एक राउंड सबसे बात कर लो। आप बताइए वही सवाल कि क्या फेरबदल होता दिखता है लखीमपुर खीरी की 8 सीटों की अगर हम बात करें तो, और ओवरऑल उनके लिए क्या मुद्दे हैं जिससे अगर कोई फेरबदल होता है तो वो वजह है? आप माइक ले सकते हो। सितंबर में सर अगर बात की जाए तो माइक क्लोज करो। 8 की 8 बीजेपी के पास जा रही थी, लेकिन अक्टूबर आते आते पूरा सिनेरियो चेंज नज़र आ रहा है। और जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से पूरा वाकया तिकोनिया कांड का हुआ था, उसके बाद से सभी 8 सीटें ख़तरे में हैं इस वक्त। तो अगर 2-4 भी मिल जाती हैं उनको तो बड़ी खुशी की बात होगी। कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं, 2-4 मतलब बीजेपी की बात कर रहे हो? बीजेपी की बात करूँ तो जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं लोगों की, उसमें दिक्कतें हैं। गन्ना पेमेंट है, मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन अगर आपको लेनी है तो आपको सीधे लखनऊ का रुख करना पड़ेगा। तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर काम करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा। तो बीजेपी के सामने मुख्य विपक्ष कौन है? मुख्य विपक्ष की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर सपा ही उसके सामने है, क्योंकि पहले कई सारी सीटें सपा के ही पास थीं, और अभी जो मुख्य विपक्ष की अगर बात करें तो सपा ही है उनके सामने। चलिए, अब एक बार मैं यही समझने के लिए सबसे बात करता हूँ, फिर इनसे एक बार फिर से, चूँकि देर से शुरू हो रहा है, नाम बता दीजिए। अनिल। अनिल, आप अखबार से जुड़े जी। तो अनिल, आप बताइए आपके हिसाब से क्या फेरबदल दिखता है लखीमपुर खीरी जिले की 8 सीटों में जिस पर बीजेपी का कब्जा है? हाँ, जो हालात हैं इस समय, उसमें नो डाउट बीजेपी का तो नुकसान होगा। जैसे प्रशांत भाई ने बताया, खेती किसानी गन्ना पेमेंट सही है, तराई का ज़िला है, यहाँ लोग खेती किसानी पे ज़्यादा निर्भर हैं। गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, आवारा पशु की समस्या ही है, तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। और फायदा किसको होगा इससे? नो डाउट सपा को, विपक्षी तो पार्टी फायदा है। नुकसान में आप कुछ आंकड़े में कुछ बता सकते हो, अंदाजा? हाँ, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास इस समय 8 सीट हैं, कम से कम 5 के आसपास गंवाएंगी। और बाकी जो 3 सीट पे कौन ज़्यादा मजबूत दावेदार आपको लगता है? अगर माफ़ करें, 5 अगर बीजेपी गंवाएगी तो 5 के दावेदार वो कौन है? सपा। तो अब जो इतने लोगों से बातचीत में जो निकल कर बात आ रही है, जैसे इन्होंने कहा, इनके हिसाब से बीजेपी 8 में से 5 सीट खो सकती, गंवा सकती है, जिसमें सपा की दावेदारी इन्हें लगती है। इन्होंने कहा 50-50, इन्होंने भी अपनी बात की। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है लखीमपुर खीरी में, क्योंकि 8 सीटों पर कब्जा है। और यूपी में 75 जिलों में से 65-68 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी की 90% सीटों पर जिलों में बीजेपी का कब्जा है। आपके हिसाब से? देखिए, हम पूरी तरह से, हमको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें खतरे में हैं, क्योंकि इस ज़िले में मेन जो मुद्दा है वो है गन्ना बकाया भुगतान, जिसको लेकर हर बार आंदोलन चला। पिछली बार भी चला था, लेकिन इस बार ज़्यादा जोर पकड़ा, क्योंकि काफ़ी बड़े समय से करीब 700-800 करोड़ रुपए बकाया था इस ज़िले में गन्ना भुगतान का। और ये वही ज़िला है जहाँ पर मोदी जी आए थे, भाषण दिए थे कि यहाँ के किसानों का पसीना भी स्वीट होता है। तो उस जब भाषण को भी काफ़ी लोगों ने ट्रेंड किया यहाँ पर, अभी जब गन्ना बकाया भुगतान की मांग उठी, तो हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की समय 8 सीटें खतरे में हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्ष का रोल जो है वो समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होना है कहीं ना कहीं। आपके हिसाब से? बीजेपी की सीटों पे तो खतरा है, जहाँ तक देखा जा रहा है। महंगाई है या आवारा पशु हैं, क्षेत्र में गन्ना की सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा है, जिसमें गन्ने का पेमेंट नहीं किसानों को हो रहा है। आवारा पशु हैं, महंगाई है, इन चीज़ों को देखते हुए
8 में से 3 सीटें बीजेपी की हो सकती हैं, लेकिन 5 सीटें अपनी वो गंवा सकती है। तो वो जो 5 गंवा सकती है आपके हिसाब से, वो 5 सीटें किसको जाती दिख रही है? 5 सीटें लगभग हमारा जैसा मानना है वो 5 सीटें सपा के खेमे में जाने। अब ये देखिए जो बात निकल के आई, सभी पत्रकार हैं और मैं साथ में ये भी बता दूं कि सबसे आज ही मिला हूँ, शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी समय मिला हूँ। मेरा पहले से किन्हीं से कोई सेटिंग नहीं है कि कोई सेट करके बुलाया। मैंने किसी साथी को 1-2 लोगों को फ़ोन किया था कि 7-8 लोगों को बुलाइए, उनसे बात करें। हमने उनको भी बुलाया था, नवीन अवस्थी, जिनके साथ बदसलूकी की अजय मिश्र टेनी ने, लेकिन आके फिर किसी वजह से गए तो वापस नहीं आए। खैर, अब जो इतने पत्रकारों ने कहा उसमें कहा बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है। वो नुकसान 8 सीटों में से 4-5 सीटों का भी हो सकता है। किसी ने ये भी कहा सभी सीटें खतरे में। लेकिन अगर मान लीजिए 50-50 भी है, जैसा इन्होंने कहा, बीच का रास्ता मानते हैं, तो सब कह रहे हैं कि बीजेपी की सीधी लड़ाई सपा से है। अगर बीजेपी लूज करती है तो सपा गेन करती है। अब सवाल उठता है सपा ही क्यों, बसपा क्यों नहीं? यहाँ बीएसपी की सीट रही है 2 सीट 2012 में अगर बात करें, बल्कि निघासन सीट पे भी बीजेपी जीती है, पहले पलिया पे भी जीती है, बीएसपी माफ़ करें, पलिया पर अभी तो जो विधायक हैं रोमी साहनी, वो पहले बीएसपी के ही विधायक थे, दल बदल करके इधर आए। तो बीएसपी क्यों इसमें? देखिए इसके मुख्य कारण 2-3 है। पहला कारण है जो राशन बांटा जा रहा है, फ्री राशन कोरोना के बाद से, उसमें जो बीएसपी का काडर वोट है वो उसका ज़्यादा फायदा उठा रहा है। और निश्चित रूप से किसका काडर? बीएसपी का है, बीजेपी का? बीजेपी का। और इसका नुकसान सीधा बीएसपी को हो रहा है। पिछली लोकसभा चुनाव में भी जो आकलन हुए थे, जो हम लोगों ने देखा था कि 2-3% दलित वोट, जो काडर वोट था बहुजन समाज पार्टी का, वो बीजेपी में ट्रांसफर हुआ था। वो स्थिति जस की तस बनी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, 5 साल में बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसी भी मुद्दे को लेकर भाजपा को नहीं घेरा, किसी भी मुद्दे को लेकर भाजपा के बारे में विरोध नहीं किया, बल्कि 50 बार देखा गया जैसे उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हो। इससे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को हताशा हुई है, निराशा हुई है। और मैं देखा ब्राह्मण समुदाय ने वोट दिया और इनको स्पष्ट बहुमत भी दिलवा दिया एक बार, लेकिन ये भूल गई सबको और 5 साल तक केवल गद्दी पर बैठी रही। कहीं कोई आंदोलन नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कहीं कोई बात नहीं, बल्कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बात की। तो ये विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभाई, तो विपक्ष केवल एक बचा, समाजवादी पार्टी। हाँ, समझ गया। अब संक्षिप्त में वीडियो का ड्यूरेशन कितना हुआ अगर इशारा कर दें, ताकि 40 मिनट, ठीक है। तो अब इस वीडियो को संक्षिप्त में ख़त्म करते हुए, बसपा क्यों नहीं है ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ कि सपा ही क्यों है? बसपा जो सत्ताधारी दल रहा है यूपी में, और मायावती 5 साल अखिलेश के पहले 7 से 12 मुख्यमंत्री रही, 2006 सीटें रही। और इस बार भी अगर बीएसपी ब्राह्मण वोट की बात कर रही है, बीएसपी ब्राह्मण के साथ गठजोड़ की बात कर रही है, ब्राह्मणों का वोट बैंक भी है। अजय मिश्र टेनी खुद ब्राह्मण है और माना जाता है कि इस इलाके में भी ब्राह्मण वोट बैंक है, फिर बसपा क्यों नहीं है? देखिए, बसपा का कोर जो वोटर है, जो कैडर वोटर है, वो तो उसके साथ है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत छिटकने के बाद जो 1-2-3% छिटकने की बात है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रभाव डाल देता है सीटों पे। और बसपा जो दूसरी जातियों को नहीं इस बार सम्मोहित कर पा रही है। ख़ास बात ये, जैसे पहले ब्राह्मणों को उन्होंने साथ लिया था, इस बार भी काफ़ी उन्होंने सम्मेलन किए। शुरू में सतीश मिश्रा यहाँ भी आए, यहीं पड़ोस में ही एक उन्होंने कार्यक्रम किया था बड़ा। लेकिन ये जो किसान आंदोलन हुआ है और उसकी जो परिणति जिस तरीके से हुई है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उभर के आई है। लेकिन कांग्रेस को भी इस बार कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। मेरा मानना है कि कांग्रेस का वोट भी इस बार बढ़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस के यहाँ पर वो हालांकि मीडिया में नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और जिस तरीके से जो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से मेहनत कराई है, जैसे उन्होंने कहा कि 10,000 वो जो जिसने मेंबर बनाए होंगे वही एलिजिबल होगा हमारे यहाँ प्रत्याशी के लिए, तो ये सब चीज़ें काम
धरातल पे हो रहा है और उन गांव-गांव जाके कांग्रेस के लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ चलिए पे। ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए इस लड़ाई में कितना हासिल होता है ये वक्त बताएगा। 2.5-3 महीने बाद कांग्रेस को सिर्फ 7 सीट मिली थी, तब जब अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और यूपी के लोगों को लड़कों का साथ पसंद है टाइप का नारा भी था, भीड़ भी जुटती थी। 47 पर अखिलेश रहे, 7 पर कांग्रेस रही। तो अब ये कांग्रेस 7 से कहाँ जाएगी? मैं अगर एक बात पर सहमत हूँ तो मैं ये कहूँगा, मेरी राय कि वही कि बीजेपी का मुकाबला अगर है तो सपा से है। अब कांग्रेस और बीएसपी कहाँ जाती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। चुनाव 2 महीने 2.25 महीने बाद है। फिलहाल यहाँ के पत्रकार जो लखीमपुर खीरी के हैं, इनसे मैंने दोनों मुद्दों पर बात की। इनका अपना आकलन, चुनाव के बाद क्या होगा आप सब को पता चलेगा। फिलहाल ख़त्म करने से पहले एक क्लोजिंग रिमार्क दीक्षित जी आपसे भी, आपके हिसाब से जो लखीमपुर खीरी की 8 सीटों की सबने बात की, इसमें सपा ही सिर्फ क्यों है? सपा को लेकर एक आरोप बहुत सारे बीजेपी वाले लोग लगाते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था सपा के समय, थोड़ा परिवारवाद था, जातिगत बात भी करते हैं। क्या वो मुद्दे कहीं सपा को परेशान नहीं करेंगे चुनाव के समय जब वोटिंग की बात आएगी, जो बीजेपी कहती रही है? और ये जिन्ना गन्ना औरंगजेब और तमाम बातें जो योगी और ये कह रहे हैं। और एक आखिरी बात, ये ध्रुवीकरण की कोशिश, शमशान कब्रिस्तान तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, जो शुरू होना है, जिसके मास्टर चैंपियन है सब बीजेपी में लोग, अभी तो जिन्ना औरंगजेब तक ही हैं। देखो, सपा इसलिए टक्कर में है कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लाठी भी खा लेते हैं, गोली भी खा लेते हैं और आंदोलन, जनता के लिए आंदोलन करने सबसे आगे होते हैं। लेकिन बसपा के कार्यकर्ता ऐसे में ये दम नहीं है और जनता उसी को पसंद करती है जो जनता के लिए लड़े और वो जनता के लिए मरे और जनता के लिए करे। तो इस समय जो लखीमपुर की स्थिति ये है कि जो लखीमपुर की समाजवादी पार्टी है वो हर छोटे छोटे मुद्दे पे आंदोलन, धरना प्रदर्शन रोज़ इनका चलता रहता है। तो जनता की नज़र तो उसकी तरफ जाती है। तो जब बीजेपी से जनता परेशान होगी तो कोई विकल्प तो सोचेगी ही। जब विकल्प कोई सोचेगी तो जो जीतने वाली पार्टी है सपा की तरफ ही जाएगी। एक सबसे खास बात है। तो यही सब बातें हैं। तो अब जो मौजूदा स्थिति है तो सपा की स्थिति तो मजबूत इस समय है और आगे कुछ और हो जाए तो नहीं कहा जा सकता है। चलिए बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। लखीमपुर खीरी से यहाँ के स्थानीय पत्रकार जिनसे मैंने बात की, और अब मैं जिस भी ज़िले में जाऊँगा वहाँ के पत्रकारों से बात करूँगा, स्थानीय पत्रकार, क्योंकि वो राजनीति को बहुत करीब से और ज़मीन पर रहकर जानते हैं। हम लोग दिल्ली से या अलग अलग शहरों से आते हैं। और एक आखिर में अपील कि आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फ़िलहाल एक और सूचना कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िले में आऊँ, आपके इलाके में आपकी आवाज़ उठाऊँ, तो उसके लिए आप एक मेरा मेल आईडी है ajitanjum2022@gmail.com। आप मेल ज़रूर करें, मेल के साथ अपना फ़ोन नंबर लिखें और मैं आपके इलाके में क्यों आऊँ और क्या आप दिखाना और बताना चाहते हैं इसका भी जिक्र ज़रूर करें। फ़िलहाल लखीमपुर खीरी से नमस्कार।